सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग। हम लोगों ने सीपीसी में अपना लेक्चर सेक्शन 25 तक कंप्लीट कर चुके थे। सेक्शन 25 लास्ट जो हमने सेक्शन पढ़ी थी वो सुप्रीम कोर्ट की पावर थी केस को ट्रांसफर करने की। मतलब हमने ट्रांसफर ऑफ सूट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे 22 टू 25 वो हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें स्टार्ट करना था हमारी सेक्शन 26। सेक्शन 26 जो बात करती है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की। सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी को हम हमेशा रिलेट करके पढ़ते हैं ऑर्डर अपने ऑर्डर 4 से। तो आप लोग अपने अपने डायरेक्ट्स में लिख सकते हैं कि हम सेक्शन 26 के साथ कौन सा ऑर्डर पढ़ेंगे, ऑर्डर 4। हमेशा सेक्शन 26 के साथ ऑर्डर 4 जो है वो रिलेट रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेक्शन 26 बात करती है वादों का संस्कृत किया जाना, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। और ऑर्डर 4 जो है, ऑर्डर 4 भी बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, वादों का संस्कृत किया जाना। तो ये मैंने जो यूट्यूब पे क्वेश्चन आंसर की सीरीज अपनी डाली है, पहली वाली एमपीएडीपीयू 2016 में पूछे गए प्रश्न की मैंने सीरीज डाली है। उसको डालने के पीछे का मेरा उद्देश्य इतना था कि आप लोगों को जो क्वेश्चन के पैटर्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको समझना है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप उस सीरीज को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरिफाई हो जाएगा कि अभी तक के जितने भी वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डाले और आप लोगों को अभी भी मैं लाइव पढ़ा रही हूँ, तो मैंने एक बात पे बहुत जोर दिया है आप लोगों से कि आप लोगों को सेक्शंस के जिन भी सब्जेक्ट्स में, जैसे सीपीसी में ऑर्डर्स है तो सीपीसी में ऑर्डर्स के, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं अलग अलग, तो उनकी पार्ट्स का आपको चार्ट बना लेना है और चार्ट बना के उनको याद करना है। जैसे मैंने कहा था कि जैसे सीपीसी है तो भाई जैसे सीपीसी में 151 सेक्शंस है तो आप 151 पूरी सेक्शंस का क्या कीजिए, चार्ट बनाइए। एक एक सेक्शन को उसकी हेडिंग लिखिए। जरूरी नहीं है कि पूरी पूरी लिखना है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उनको लिखना है और उनको याद करना है। आप वो क्वेश्चन सीरीज देखेंगे जो यूट्यूब पे डली है, उससे आपको बिल्कुल अंदाज पड़ जाएगा कि 17 क्वेश्चन थे टोटल। 17 क्वेश्चन में से कम 4 क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड थे। एक इंटरप्रीटर वाला कि इंटरप्रीटर सूट को कहाँ डिफाइन किया गया है 88 में, एक सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग थे। मतलब मिनिमम 4 क्वेश्चन थे जो सीधे सीधे सेक्शन बेस्ड थे। तो यदि आप, भाई ज्यादा सब्जेक्ट्स तो है नहीं, एमपी में 12 सब्जेक्ट आते हैं, छत्तीसगढ़ में आपके 15-16 सब्जेक्ट हैं, तो इतने का तो चार्ट हम प्रिपेयर कर ही सकते हैं। तो चार्ट बनाने से होता क्या है कि जो सेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो तुरंत क्लिक करते हैं, वो कभी आपकी गलत हो ही नहीं सकते। तो सबसे पहला काम आपको वो करना है। और भी मैं अब कंटिन्यू सीरीज डालने वाली हूँ, आपको देखिए। तो फिर आप वो देख करके वीडियो को देखिए। वीडियो में मैंने किस तरीके से आपको बताया है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सेक्शन 26। सेक्शन 26 बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, वादों का संस्कृत किया जाना। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई भी पार्टी जब अपना सूट या अपना केस, हम जिसको कहते हैं अपना केस कोर्ट में फाइल करना चाहती है तो कैसे फाइल करेगी। तो सेक्शन 26 में जो लैंग्वेज यूज है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ एक बार, जिसके पास डायरेक्ट नहीं है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऑर्डर दिया है, जस्ट हमने स्क्रीन शेयर होने लग गई सभी को। दिव्या सिर हिला दीजिए। दिव्या स्क्रीन शेयर हो रही है, सिर हिला दीजिए अपना कि हाँ हो रही है। ठीक है, ओके। यस मैम। ओके, चलिए देखिए ये है सेक्शन 26। सेक्शन 26 बता रही है कि कैसे कोई व्यक्ति केस में अपना सूट कोर्ट में अपना सूट फाइल करेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट
और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। हर वाद पत्र को उपस्थित करके या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा विहित किया जाए संस्थित किया जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी किसी पर्सन को कोर्ट में अपना केस फाइल करना है, तो केस फाइल करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना प्लेन प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्या प्रस्तुत करना पड़ेगा? प्लेन। हिंदी में बोला जाता है वाद पत्र। अब ये प्लेन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे ऑर्डर 6 और 7 में। ठीक है, ऑर्डर 6 और 7 बात करता है प्लेन से रिलेटेड प्रोविजंस की। प्लेन मतलब एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में प्रतिवाद मतलब वादी का अपना नाम होता है, उसकी क्या इश्यूज है, किस पॉइंट पे वो रिलीफ चाहता है, ये सारे तथ्य जो है उसमें लिखे होते हैं। तो ऑर्डर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रिंट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो अभी तो आपको यहाँ पे ये लाइन याद करनी है। इस लाइन से प्री में एज इट इज क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर स्टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कईयों बार पूछा जा चुका है कि सूट कैसे इंस्टीट्यूट किया जाएगा। तो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। बिल्कुल रट लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि हर वाद पत्र को उपस्थित करके ही उपस्थित किया जाता है। कोई भी केस कोर्ट में फाइल होना है तो वो बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया प्री के बिहाफ में। अब क्या लिखा है सेकंड, इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। अब इसमें कहा गया है कि जो भी प्लेंट में फैक्ट्स है, जो आप प्लेंट में फैक्ट्स डाल रही हैं, उन सारे फैक्ट्स को आपको एफिडेविट के माध्यम से प्रूव करना पड़ेगा। प्रत्येक वाद पत्र में तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे। मतलब आप जो भी फैक्ट लिख रहे हैं, जैसे दो व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद है प्रॉपर्टी के पोजेशन को लेकर, तो जो वादी है जिसने प्लेंट प्रेजेंट किया है, तो वो क्या अपने फैक्ट डाल रहा है प्लेंट में, वो कह रहा है कि पर्टिकुलर कोई एक्स प्रॉपर्टी है, इस लोकेशन में है और ये मेरी है, मैंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया है। तो जितने ये पॉइंट्स आप जितने ये फैक्ट्स आप बता रहे हैं, इन सारे फैक्ट्स को आपको प्रूव करना होगा। कैसे? बाय एफिडेविट। एफिडेविट मीन शपथ पत्र। शपथ पत्र मीन एक फॉर्मेट होता है, एक कागज होता है जिसपे कुछ लाइंस लिखी होती है कि मैं, जैसे मैं हूं, मैं लिखूंगी कि मैं रुचि जैन डॉटर ऑफ मिस्टर देवेंद्र कुमार जैन अपने पूरे नॉलेज और पूरे ज्ञान से इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि ये प्रॉपर्टी इसी लोकेशन में है, मेरे द्वारा रजिस्टर्ड कराई गई है। तो ऐसी कुछ लैंग्वेज होती है एफिडेविट में, हिंदी में बोलते हैं शपथ पत्र। तो सारे फैक्ट आपको शपथ पत्र लगाकर ही प्रूफ करना होते हैं। ठीक है, ये आपकी सेक्शन 26 बात करती है। अब सेक्शन 26 के साथ हमें क्या पढ़ना था? ऑर्डर। तो ये तो हो गई हमारी सेक्शन 26 जो सिर्फ इतनी सी बात करती है। ई सूट हमेशा कैसे फाइल किया जाएगा, कैसे माना जाएगा? बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन। और जितने भी फैक्ट्स होंगे वो कैसे होंगे? एफिडेविट द्वारा आपको प्रूफ करना होंगे। अब देखते हैं इसके साथ हम ऑर्डर 4। ये देखिए ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, वादों का संस्कृत किया जाना। सूट टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट, वाद पत्र द्वारा वाद प्रारंभ होगा। इसमें भी सेम चीज दी है, अलग क्या है? एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमने सेक्शन में सिर्फ पढ़ा कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। बट हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम ऑर्डर में पढ़ रहे हैं कि प्लेन तो आपको करना ही है, लेकिन कैसा करना है? इन डुप्लीकेट, 2 प्रतियों में होगा। आपका वाद पत्र हमेशा कैसा होगा? 2 प्रतियों में, मतलब 2 कॉपी जाएंगी आपकी प्लेन की। हमेशा जब आप अपने केस को कोर्ट में फाइल करेंगे तो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट तो करना ही है, प्लेंट तो आपको फाइल करना ही, लेकिन प्लेंट हमेशा कैसा होगा? 2 प्रतियों में। 2 प्रतियां मतलब उसकी 2 कॉपीज भी होंगी साथ में। और 2 कॉपीज आपको कहाँ देनी है? या तो पर्टिकुलर कोर्ट में देनी है, या फिर क्या लिखा हुआ है? और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ। या अगर कोर्ट ने किसी ऑफिसर को अपॉइंट करके रखा है कि भाई हम अब क्या कर रहे हैं, कोर्ट में बहुत वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम एक ऑफिसर अपॉइंट कर देते हैं। इस ऑफिसर का काम क्या होगा कि जितने भी प्लेंट है वो ये एक्सेप्ट करेंगे। अगर ऐसे कोई ऑफिसर की पोस्ट बनाई गई है और उसको डेजिग्नेट किया गया है कि आप लेंगे प्लेंट, उसके पास आपको सबमिट करना है।
अब क्या लिखा हुआ है, एवरी प्लेन शेल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन्ड इन ऑर्डर 6 एंड 7 so far as they are applicable। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑर्डर 6 और 7 जो है डील करता है प्लेन्स के साथ, कि अब प्लेन्स वाद पत्र जो है आदेश 6 और 7 में बताए गए नियमों का अनुपालन करेगा। मतलब 6 में बताया गया है कि प्लेंट में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या क्या कंटेंट नहीं होना चाहिए, कब प्लेंट आपका एक्सेप्ट माना जाएगा, कब प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये हम ऑर्डर 6 और 7 जब पढ़ेंगे तो ऑर्डर 6 और 7 में क्लियर हो जाएगा हमें कि हमें क्या क्या उसमें इंक्लूड करना है और क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है। आगे देखते हैं हम ऑर्डर 4 को। एक मिनट, ये देखिए, अब ऑर्डर 4 की ये सब रूल 1 का क्लॉज 3 देखिए क्या कहता है, द प्लेन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अनलेस इट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन सबसेट रूल 1 एंड 2। वाद पत्र तब तक सम्यक रूप से संस्कृत किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक वह उपनियम 1 और उपनियम 2 के विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है। इट मीन्स कि रूल 1 में बताया गया है कि प्लेंट आपको इन डुप्लीकेट देना है, 2 प्रतियों में देना है। तो यदि आपने 2 प्रतियों में नहीं दिया है प्लेंट तो ये नहीं माना जाएगा कि आपका सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। अगर आपने वाद पत्र 2 प्रतियों में नहीं दिया है तो सम्यक रूप से संस्कृत नहीं माना जाएगा आपका वाद पत्र। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहे हैं, उपनियम 2। तो उपनियम 2 में भी जो बात बताई गई है उसको भी आपको फॉलो करना है। उपनियम 2 में क्या बात बताई गई थी कि आपका जो, ये देखिए उपनियम 2 में हम क्या पढ़ रहे थे, एवरी प्लेन शेयर कंपेयर। अच्छा, मतलब आपको ऑर्डर 6 और 7 में बताई गई कंडीशंस को भी आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो 6 और 7 की कंडीशंस फॉलो करना है, ऑर्डर 6 और 7 की प्लस 2 प्रतियों में आपका होना चाहिए, तभी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। नहीं तो आपका प्लेन ही ड्यूली इंस्टीट्यूटेड नहीं माना जाएगा तो केस की प्रोसीडिंग आगे नहीं चलेगी। दूसरा क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है ऑर्डर 4 रूल 2। ये आपको ऑर्डर वाइज याद रखना है। वो पूछते हैं रजिस्टर ऑफ सूट को कहाँ बताया गया है, वादों का रजिस्टर से संबंधित प्रावधान कहाँ बताया गया है, ऑर्डर 4 रूल 2, ऐसे आपको हेडिंग याद करनी है। ऑर्डर 4 रूल 2 डिक्लेयर्स अबाउट रजिस्टर ऑफ सूट। क्या कहा गया है इसमें, द कोर्ट शैल कॉज द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सूट टू बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी kept for the purpose and called the Register of Civil Suits. Such entries shall be numbered in every year according to the order in which the plaints are admitted. हिंदी में कहा गया है, न्यायालय हर वाद की विशिष्टियों को उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक में जो सिविल वादों का रजिस्टर कहलाएगी प्रविष्ट कराएगा। ऐसी प्रविष्टियां हर वर्ष उसी क्रम में संख्यांकित होंगी जिसमें वाद पत्र ग्रहण किए गए हैं। मतलब जितने भी सूट कोर्ट में फाइल होते हैं प्लेन्स के जरिए, तो उन सूट्स को एक रजिस्टर किया जाता है, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसको कहा जाता है रजिस्टर ऑफ सूट, वादों का रजिस्टर। उस रजिस्टर में उस सूट को उसकी नंबर डाल के कौन से ईयर का है ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके उसमें क्या कर देते हैं, हम उसमें मेंशन कर देते हैं। उस रजिस्टर को क्या कहा जाता है, वादों का रजिस्टर। और ऐसी प्रविष्टियां हर वर्ष उसी क्रम में संख्यांकित होंगी जिसमें वाद पत्र ग्रहण किया गया है। तो जिस फॉर्म में, जिस सीरीज में प्लेंट आया है उस हिसाब से आपका केस रजिस्टर्ड होगा। मतलब पहला प्लेंट आया रामचरण का, तो पहला जो वाद होगा वो रामचरण का होगा, पहला नंबर डाला जाएगा। किस ईयर में आया, किस तारीख को आया, वो सारी चीजें मेंशन होंगी। तो जैसा प्लेंट आते जाएंगे वैसा वैसा उसमें सूट रजिस्टर होता जाएगा। जैसे ही मान लिया गया कि आपका प्लेंट एक्सेप्ट हो गया, आपका प्लेंट एक्सेप्ट हो गया मतलब आपका सूट क्या हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, आपका वाद जो है न्यायालय में संस्कृत हो चुका है, ये मान लिया जाता है। तो ये बात करती है ऑर्डर 26 प्लस ऑर्डर 4। अब हम इसके साथ ऑर्डर 6 और ऑर्डर जो 7 है वो डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो बहुत लेंदी है और वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो समझना बहुत आवश्यक है। जैसे हमने बात क्या की, हमने बात की सूट का इंस्टीट्यूशन, वाद का संस्कृत किया जाना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाद होता क्या है।
अब हम बात तो कर रहे हैं वादों का संचित किया जाना, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि सूट होता क्या है, तो काम कैसे चलेगा। तो देखिए जो सूट वर्ड है एक्चुअली में वो कहीं पे भी डिफाइंड नहीं किया गया है सीपीसी में। सीपीसी में वाद शब्द की डेफिनेशन कहीं भी नहीं दी गई है। लेकिन अगर हम डिक्शनरी का मीनिंग देखें कि सूट का मतलब क्या होता है, तो सूट इज अ जेनरिक टर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सिग्निफिकेंस referring to any proceeding by one person or persons against another or others in a court of law wherein the plaintiff pursues the remedy which the law affords him for the redress of any injury or the enforcement of a right, whether at law or in इक्विटी। तो इसमें ये कहा गया है कि सूट का मतलब है, सूट एक बहुत ही जेनरिक टर्म है, लेकिन इसका मीनिंग, इसका मतलब बहुत बृहद है। इसमें क्या होता है कि एक पार्टी जिसको कुछ रिलीफ चाहिए है अदर पार्टी से, तो एक पार्टी उस दूसरे पार्टी के अगेंस्ट में उन रिलीफ को पाने के लिए कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई करती है, ऐसे प्रोसीजर्स जो लॉ ने ऐसे पर्सन को प्रोवाइड किए हैं। तो अगर सिविल मैटर्स है, सिविल केस है, तो सीपीसी में प्रोसीजर दिए गए हैं तो हम सीपीसी के अंदर सूट खोलते हैं। लेकिन क्रिमिनल मैटर है तो क्रिमिनल मैटर के लिए सीआरपीसी में प्रोसीजर बताए गए हैं, वहां पे भी हमारा जो है सूट इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, तो वहां पे कंप्लेंट वगैरह चलती है हमारा ना, क्रिमिनल मैटर की अलग प्रोसीडिंग चलती है। तो ये तो हो गया आपका सूट। सूट क्या होता है, एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी के अगेंस्ट लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो कराना। हम क्या कर रहे हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स के माध्यम से अपना रिलीफ, जो भी हमें रिलीफ चाहिए वो मांगते हैं। तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में जो उसको लॉ ने कुछ प्रोसीजर्स प्रोवाइड किए हैं रिलीफ के लिए, वो प्रोसीजर्स को जब हम अप्लाई करते हैं तो वो कहलाता है सूट को इंस्टीट्यूट करना। ठीक है, अब हमने कहा कि सूट इंस्टीट्यूट करना है, कैसे करेंगे, प्लेंट के द्वारा। तो ये हमें कैसे पता चला, सीपीसी में प्रोविजन बताया है ना कि आपको प्लेंट फाइल करना है तो आपका सूट फाइल होगा। तो ये प्रोसीजर हमें कहाँ से मिला है, ये हमें सीपीसी से मिला है, लॉ से मिला है। और इन्हीं प्रोसीजर्स को फॉलो करके हम अदर पार्टी के अगेंस्ट भी सूट फाइल करते हैं। तो ये तो हो गया आपका सूट। अब इसेंशियल्स ऑफ सूट, सूट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं भाई, सबसे पहले तो अपोजिट पार्टी होना चाहिए, दो दो पार्टीज तो होना ही चाहिए, ए और बी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, वादी और प्रतिवादी। फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट होना चाहिए, किस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के आपके बीच में विवाद है, विषय वस्तु है ना, विषय वस्तु होना चाहिए विवाद की। फिर उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन, अब उस विषय वस्तु से संबंधित कोई ना कोई कॉज ऑफ एक्शन, किस कारण से विवाद उत्पन्न हुआ, कोई कॉज होना चाहिए, है ना, कोई कारण होना चाहिए। फिर उसके बाद रिलीफ। इतना सब होने के बाद भी यदि लॉ में आपको रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया गया है, रेमेडी प्रोवाइड नहीं है लॉ के द्वारा, तो आपका कोई सूट नहीं बनता। हमेशा ध्यान रखना, यदि एक पार्टी के बीच में, एक दो पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट है और वो डिस्प्यूट ऐसा है जिसके लिए लॉ में कोई प्रोविजन ही नहीं दिया गया, कोई रिलीफ नहीं दिया गया, कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं की गई है, तो आप कभी भी सूट फाइल कर ही नहीं सकते। तो आप कभी भी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट अगर आपको सूट फाइल करना है तो आप कब कर सकते हैं, आप वो सूट फाइल तभी कर सकते हैं अगर लॉ में रेमेडी दी गई है। तो हम आईपीसी में एक सिद्धांत पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कि विधि जो है वो छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देती, जो छोटे छोटे अपराध होते हैं उन पे ध्यान नहीं देती। ये इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करता है कि ऐसे छोटे छोटे काम के लिए आप नहीं जा सकते। कि क्या है कि आप और आपका दोस्त साथ में उठते हैं, बैठते हैं, सब करते हैं, और एक दिन आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया छोटा मोटा, उसने आपको 2 थप्पड़ मार दिया, आपने 2 थप्पड़ मार दिया, अब आप यहाँ लाइन में पहुंच जाए कि ये तो केस बन गया। नहीं, विधि ऐसी छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। हाँ, लेकिन आपकी बहुत पुराने समय से रंजिश चलती आ रही थी, आप लोगों की फैमिलीज के बीच में जो है दुश्मनी वाले संबंध थे, और फिर विवाद उत्पन्न हुआ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद उत्पन्न हुआ, फिर हाथापाई हुई और फिर मारपीट हुई, तब फिर ये केस है। ठीक है, तो जब तक रेमेडी नहीं दी है, अगर सिविल मैटर्स की बात करें तो सिविल मैटर्स में जब हम एसआरए पढ़ेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो उसमें भी बहुत सी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती है जिसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। जब प्रोविजन नहीं है
रेमेडी नहीं है, अगर लॉ में कभी भी रेमेडी नहीं है डैमेज के लिए, कुछ भी चीज के लिए, तो वहां पे सूट का सवाल उत्पन्न नहीं होता, बिल्कुल ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। देखिए ऑर्डर 1 जो हमारा रहेगा, ऑर्डर 1 बात करता है पार्टीज टू सूट की, सूट के पक्षकार। तो सूट से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से रिलेटेड आपको कहां से कहां तक ऑर्डर देखने हैं, आपको ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 20 तक, ये जो पूरा पार्ट है वो सेक्शन 26 से 35 बी तक कोरिलेट होकर के चलेगा, ठीक है। आप लोग पहले तो दिमाग में ये बात बिठा लें कि ऑर्डर 26 से 35 बी तक कौन से ऑर्डर्स कनेक्टेड रहेंगे, ऑर्डर 1 टू 20, जिसमें से पर्टिकुलरली ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4, ऑर्डर 6, सॉरी ऑर्डर 6, 7 और 8, ये बिल्कुल कोरिलेट है सारे, क्योंकि ये सब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से बाद की विषय वस्तु से रिलेटेड है सारे ऑर्डर। क्यों? क्योंकि सूट की बात कर रहे हैं तो सूट के लिए क्या जरूरी है, पार्टीज, तो पार्टीज की बात कौन सा ऑर्डर करता है, ऑर्डर फर्स्ट। फिर है फ्रेम ऑफ सूट, कि सूट का फ्रेमिंग कैसे की जाएगी, वो बात करता है ऑर्डर 2। फिर 3 में रिकॉग्नाइज एजेंट ऑफ लीगल है, वो इससे इतना कोरिलेट नहीं है। फिर 4 हम देख ही चुके हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट मतलब बात कैसे संस्कृत किया जाएगा। फिर 6 और 7 में आपका प्लीडिंग बताई है, और प्लीडिंग के बाद रिटन स्टेटमेंट बताया है, प्लेंट बताया है, और 8 में रिटन स्टेटमेंट और सेट ऑफ बताया है। तो जैसे आप मुझे देख रहे हैं कि मैं आपके सामने फ्लुएंटली बोलती जा रही हूँ, ऑर्डर 1 में ये, ऑर्डर 2 में ये, ऑर्डर 3 में ये आपको याद होने चाहिए। 51 ऑर्डर्स हैं, 51 ऑर्डर्स की हेडिंग्स आपको कंठस्थ बिल्कुल याद होनी चाहिए। कुछ चीजें लॉ में ऐसी होती है, देखिए हमें यहाँ पर अपना एग्जाम क्लियर करना है। एक बात आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए, आपको किसी भी कंडीशन में एग्जाम निकालना है, और एग्जाम निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल ऐसी स्टडी करें। बहुत से लोगों का मानना होता है कि अरे अगर हमें नॉलेज नहीं होगा तो हम आगे काम कैसे करेंगे। एक बात लेकिन हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी ज्यादा नॉलेज गेन करने के चक्कर में पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, और जो मेन हमारी पोस्ट है वो हमारे हाथ से निकल जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप लोग पहले अपनी पोस्ट ले लीजिए हाथ में। जब आप पोस्ट ले लें हाथ में, उसके बाद हमारे पास समय ही समय होता है। आप ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि अगर हम जज बन जाएंगे तो फिर उसके बाद हम पढ़ना छोड़ देंगे। जब हम जज बन जाते तो तुम्हें और ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तब आप अपना ज्ञान को बढ़त करते चलिए। तो अभी आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट स्टडी करनी है। आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, किस सेक्शन से बन रहे हैं, किस ऑर्डर से बन रहे हैं, किस लाइन से बन रहे हैं, ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, तो पेपर निकलना बहुत ही मुश्किल है, ये बिल्कुल आप गांठ बांधिए। अगर आप लोगों को अपना अपना एग्जाम निकालना है तो बिल्कुल सिलेक्टेड मटेरियल पढ़िए, आपका पेपर इसी साल निकलेगा। जैसा जैसा मैं बताती जा रही हूँ आप वैसा वैसा बस पढ़ते जाइए। मैं बहुत से लोगों से ये चीज बार बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास कि मैम जजमेंट राइटिंग बता दीजिए, आंसर राइटिंग बता दीजिए, मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करना है। और फिर पता चलता है कि जब मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई साहब आपने मेंस दे लिया, या मैडम आपने क्या मतलब क्या दे दिया, तो अभी तो मैम मैं 4th ईयर में हूँ, अभी तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, या कोई है उनका नहीं। तो ऐसे नहीं होती, आप पहले पहली सीढ़ी चढ़िए, क्योंकि देखिए पहली सीढ़ी चढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ मैं ये मानती हूँ कि मेंस की तैयारी 2 महीने में नहीं होती। बहुत से लोग आर्ग्यू करते हैं कि मैम अगर पेपर निकल गया फिर तो 2 महीने मिलेंगे, तो 2 महीने में क्या मेंस की तैयारी हो जाएगी? नहीं होगी, पता है। लेकिन अभी आपने प्री की तैयारी को टच भी नहीं किया और आप कह रहे हो जजमेंट राइटिंग सीखना है मैम, आंसर राइटिंग सीखना है मैम, की तो कहीं की समझदारी नहीं। पहले प्री के लिए 12 बैरेक्ट 12 सब्जेक्ट एमपी में पूछे जाते हैं, 17 सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ में पूछे जाते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं कोर सब्जेक्ट, पहले आप उनके बैरेक्ट पे कमांड करें। बैरेक्ट को पढ़ना सीखिए, बैरेक्ट को समझना सीखिए, बैरेक्ट का एक एक प्रोविजन आपको समझ में आना चाहिए। जब आप उतना कवर अप कर रहे हैं, एमपी की तैयारी कर रहे हैं, 12 सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट के बैरेक्ट जब आपको याद हो जाए, आप समझने लगे, आप इतने एबल हो जाए कि आप दूसरों को समझा सके, देन गो थ्रू द स्टार्टिंग ऑफ मेंस। फिर आप जाइए कि आपको मेंस की तैयारी कैसे करनी है। जब इतना हो जाए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा इतना तैयार हो गया है, उसका भी एक तरीका है। आपने अपने 12 सब्जेक्ट्स के बैरेक्ट्स को सबसे पहले तो आपको सिंपली एक बार रीडिंग मारनी है। आज तक जितने भी आप लोग यहाँ पे कितने लोग जुड़े हो, 16 लोग जुड़े हो आज।
तो 16 लोगों में से जितने भी आप लोग जुड़े हो, क्या आप लोगों ने 12 की 12 डायरेक्ट शुरू से लेके लास्ट तक एक एक सेक्शन पढ़ी है आज तक? कभी पढ़ लिया आप लोगों ने? आप लोग अपना अपना ऑडियो खोलिए जरा, अनम्यूट कीजिए। बताइए नेहा जी, आप बताइए, आपने पूरे 12 सब्जेक्ट पढ़ लिए अभी तक? नहीं पढ़े। सचिन जी, आपने पढ़ लिए? आंसर करिए, आंसर करिए, सब अपनी है यहाँ पे। आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज आ रही है सचिन जी आपको? यस मैम। पढ़ लिए आपने, रीड कर लिए? और ये मैम आपका क्या नाम है? Vivo1803? अविनाश, अविनाश आपने पढ़ लिए? आंसर तो कीजिए, आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। अविनाश आपको आवाज आ रही है? लवजोत आपको आवाज आ रही है? यस मैम। तो आप बताइए मुझे, आप लोगों ने अभी तक डायरेक्ट को पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया है? आप कौन सी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पे सब एमपी वाले हैं या एमपी के बाहर वाले भी हैं? दिव्या, आप कहाँ से तैयारी कर रहे हो? दिल्ली एंड राजस्थान। दिल्ली और राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान में कितने आते हैं सब्जेक्ट? काउंट नहीं किए, पर कम है दिल्ली से। दिल्ली से कम है। दिल्ली में कितने आते हैं? मैं काउंट नहीं किए, पर दिल्ली का सिलेबस काफी ज्यादा है। बताओ, तैयारी कर रही हो और तुम्हें ये नहीं पता कि कितने एक्स आते हैं? रट्टे होना चाहिए कि कितने काउंट एक्स नहीं आते हैं। किए। अगर मैं एमपी की और छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रही हूँ तो मैं तुम्हें सब्जेक्ट गिना सकती हूँ उंगलियों पे कि इतने सब्जेक्ट्स आते हैं। मतलब हम अभी ऐसा क्लास के हालत। बाद याद कर लेंगे। हाँ, मतलब हमें ये पता होना चाहिए पेपर में कि कितने मेजर एक्ट्स आने हैं, कितने माइनर एक्ट्स आने हैं। मेजर एक्ट्स में से पुराने पेपर्स का एनालिसिस करो, पुराने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखो, किस एक्ट में से कितने क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं आपको एमपी का बता सकती हूँ, एमपी में 8 मेजर एक्ट आते हैं, 4 माइनर एक्ट आते हैं। जो हमारे मेजर एक्ट्स हैं आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इनसे 15-15 क्वेश्चन आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, इनका क्राइटेरिया फिक्स है, किसी से 7, किसी से 8, किसी से 10। तो हमें ये पता चल गया। अब क्या होता है कि अभी एमपी ने तो क्या है, ये नया रूल थोड़ा सा नोटिफिकेशन में निकाला है, अभी पिछले 2 साल से इन्होंने फिक्स कर दिया है, मतलब अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया कि इतने क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इससे पहले जब मैंने देना स्टार्ट किया था एग्जाम्स, तब नहीं बताते थे कितने क्वेश्चन आएंगे। तो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं उनका एनालिसिस करते हैं कि किस पर्टिकुलर एक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पेपर एनालिसिस करने से अब हमें क्या बेनिफिट होता है? हमने किसी भी ईयर का पेपर उठाया, हमने उसके क्वेश्चंस देखे, तो हमें क्वेश्चन की फ्रेमिंग पता चलती है कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। तो उससे पैटर्न का हमें आइडिया हो जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम सुनते हैं ना, कभी बोलते कि इस ईयर यार इसलिए तो बहुत टफ पेपर आया था, इसलिए बहुत इजी पेपर आया था। तो ये टफ और इजी क्या होता है? टफ और इजी कुछ नहीं होता है। जिस बच्चे ने अभी रिसेंटली तैयारी स्टार्ट की, तो उसने क्या किया होता है, उसने ऊपर ऊपर पढ़ाई की होती है, उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि उसने डिटेल्ड पढ़ लिया हो, तो उसके लिए वो बहुत टफ है। और जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है, जिसने कि सेक्शन को रट लिया है, जिसको अंदर बाहर सब पता है, उसके लिए इजी है। यही होता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, जब भी प्रोविजन सीधे सीधे पूछते हैं पेपर में, देन इट मीन्स कि पेपर इजी था। जैसे उन्होंने सीधा पूछ लिया इंटरपीरियड सूट को कहाँ डिफाइन किया गया है, उन्होंने बता दिया कि 88 में। उन्होंने पूछ लिया कि प्लेस ऑफ मतलब आपको सूट का इंस्टीट्यूट करना है, कैसे होगा? ऑप्शन दे दिए, 2 प्रतियों में वाद दायर करके। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। ऑर्डर 4 खोलो, सीधा सामने दिखता है कि 2 प्रतियों में वाद दायर करेंगे तो प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट माना जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, कोई टफ नहीं है इसमें। अब लेकिन वो बिल्कुल अंदर जाके पूछे गार्निशी ऑर्डर क्या होता है,
तो हम मान सकते हैं कि हाँ यार गार्निश ऑर्डर पूछा, ऑर्डर 21 रूल 46 पूछे, तो वो तो टफ है। इतना डिटेल्ड में बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। लेकिन अगर सिंपली क्वेश्चन पूछे हैं तो वो टफ नहीं कहलाता। तो अब ये आपको पता चलेगा। मैंने एमपी का देना स्टार्ट किया था, एमपी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मैंने देखी, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए मैं भी आप लोगों की सहूलियत के लिए, आपका टाइम बचे, क्योंकि हमारे टाइम पे इतना यूट्यूब वगैरह इतना वो नहीं था, क्योंकि 2012 के टाइम पे इतना चलन नहीं था, और होगा भी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो हम लोगों को तो बहुत मेहनत करना पड़ती थी। तो अब मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पेपर पास में, बिहार का पेपर पास में है, और कहीं का भी हो सकता है आने वाली हो डेट, तो बिल्कुल जुट जाइए अपनी अपनी तैयारी में, क्योंकि डेट्स आने वाली है, हर स्टेट की डेट्स आने वाली है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। सितंबर अक्टूबर तक सारे स्टेट्स की सिविल जज आ जाएगी, और कहीं कहीं की एडीपीओ भी आ जाएगी। तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल। सबसे पहले सेक्शंस लिखिए सारे वेरिएट्स की, याद करिए। सबसे पहले तो ये पता रखिए भाई कितने एक्ट्स हैं, कितने मेजर एक्ट्स हैं, कितने माइनर एक्ट्स हैं, इसमें से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, उसी हिसाब से हमें तैयारी करना है। और एक बात क्लियर करना चाहती हूँ आज की क्लास में, कि आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दें, किसी भी स्टेट का दें, हर स्टेट में मेजर एक्ट्स लगभग सेम होती है, और मेजर एक्ट्स से बनने वाले क्वेश्चंस की ट्रेनिंग भी लगभग सेम होती है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस बिल्कुल टफ ही बनेंगे या सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी ही बनेंगे। तो जैसे मैं सीपीसी पढ़ा रही हूँ, जितनी भी सेक्शंस मैंने अभी तक आपको बताई हैं, हर सेक्शन में मैंने आपको लाइन बता दी कि भाई देखो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट क्लास से अपना अपना बेयर एक्ट अपने साथ में रख के बैठे, जैसे मैं बोलूँ कि ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, उसमें तुरंत मार्क करो, हाईलाइटर रखो, कुछ भी रखो, उसमें तुरंत मार्क करो। मैंने तुम लोगों को अभी स्क्रीन शेयर की थी, ये देख रहे हो, बेरेट देख रहे हो कैसे खुदा पड़ा है, दिख रहा है। अभी और पेजेस तो मैंने खींचे नहीं, एक दिन और मैंने अपना बेरेट शेयर किया था। तो मतलब बेरेट की हालत ये हो जाती है कि बेरेट में समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसकी स्क्रीन बड़ी करना। चलो ठीक है, तो आज का ऑर्डर समझ में आया। अब अगर आप लोग कोई भी डाउट हो ऑर्डर में और सेक्शन में तो पूछ लो, या प्रीवियस अभी जितनी भी हमने सेक्शंस पढ़ी है उनमें से कुछ डाउट हो तो पूछ लो, या और कोई भी डाउट हो तो भी पूछ लो। मैम एक डाउट है ऐसे ही जनरली। पूछो पूछो। मैम जैसे अगर सेक्शन की हेडिंग होती है, जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट में बेलमेंट में एक सेक्शन है कि लायबिलिटी ऑफ बेली व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न, और पर्टिकुलर सेक्शन है, तो अगर हम और बुक्स में इसको शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में दिया, जैसे ड्यूटी टू रिटर्न, ड्यूटीज ऑफ बेली की हेडिंग में ड्यूटी टू रिटर्न, तो अगर एग्जाम में इसको सेक्शन 160 एंड ड्यूटी टू रिटर्न लिख दे तो कुछ मार्क्स वगैरह कटते हैं इस चीज के? अगर हम बेयर की हेडिंग ना लिखें सेक्शन की। मेंस में ना, मेंस में ना, यस मैम। देखो मेंस में आंसर राइटिंग का सीधा सीधा सा तरीका होता है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज यूज की गई है, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज यूज की गई है उसको एक बार मेंशन जरूर करो। हेडिंग स्पेशली, जैसे अगर आप हेडिंग बना रहे हो तो हेडिंग आप हमेशा कोशिश करो कि हेडिंग जो क्वेश्चन में शब्द पूछे हैं उसी की बनाओ, अंदर फिर शॉर्ट में लिख दो चलेगा, लेकिन जब भी हेडिंग बनाओ ना तो हेडिंग में जैसे क्वेश्चन में पूछ ले, हाँ बोलो। अगर मैम जैसे क्वेश्चन ही ये है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बेली, then you can write, हाँ then you can write duties of बेली, अंदर फिर उसमें मेंशन कर दो कि in this section, in this particular section the provision is given and then start your mention, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में डिटेल में पूछा है देन फिर हेडिंग भी थोड़ा सा क्लियर कट होना चाहिए, मतलब उसमें सेक्शन समझ में आए। ठीक, और कुछ? मैम एक और क्वेश्चन है मैम, जुडिशरी के अलावा और कौन से एग्जाम्स देते हैं लॉ स्टूडेंट्स? जुडिशरी के अलावा एक तो आपका एमपी एडीपीओ दे सकते हैं आप,
लीगल एड ऑफिसर दे सकते हैं आप, Yes. लॉ ऑफिसर दे सकते हैं आप, और जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उन सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लीगल फील्ड की जॉब होती है, वो आपको सर्च करना पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसमें भी निकलती है, लॉ ऑफिसर रहती है मोस्टली, और भी मतलब यूपीएससी में भी लॉ से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, पीएससी में भी होती है। तो जब भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि और कौन कौन सी आ रही है। तो जैसे जुडिशरी पर्टिकुलर की बात की जाए तो लीगल एड ऑफिसर, सिविल जज, एडीपीओ, ये कुछ चुनिंदा हमारे यहाँ पे पोस्ट है। लीगल एड ऑफिसर भी बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन वो बहुत कम वैकेंसी आती है, कई सालों में एक बार आती है लीगल एड ऑफिसर की। सिविल जज के रैंक के बराबर की है, सैलरी भी लगभग बहुत अच्छी होती है। और कुछ? Thank you. चलो ठीक है, तो फिर No. देखो आज का सेशन खत्म करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट सेशन से हम थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि क्या है अब होने वाले हैं ऑर्डर, तो मैंने तुम लोग